वंदे मातरम विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम चर्चा करेंगे 10 और 11 अगस्त के महत्वपूर्ण सवालों पर। सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है। तो ये एक्शन लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो हम काकोरी ट्रेन कार्यवाही के बारे में बात करें। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो था वो थोड़ा अपमानजनक लग रहा था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को वो अपमानित महसूस करवा रहा था, इसलिए राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि इसका नाम बदलकर हम काकोरी ट्रेन कार्यवाही करते हैं, क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण बड़ी क्रांतिकारी कदम था। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई, ये कार्यवाही की गई क्रांतिकारियों के द्वारा। लखनऊ के काकोरी गांव के पास एक ट्रेन को लूटा गया, सरकारी खजाने को लूटा गया है, धन संग्रह के लिए, संसाधन को जुटाने के लिए, और अल्टीमेट जो गोल था भारत को आजाद कराने के लिए। संगठन कौन सा था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको याद रखना है, काकोरी ट्रेन कार्यवाही करने वाला जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। और इसमें जो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये क्रांतिकारी थे जो काकोरी ट्रेन कार्यवाही को अंजाम दिया था। और इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था भारत की आजादी में, भारत के क्रांतिकारी कदम की दिशा में। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1925 के बाद 1928 में क्या होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समाजवादी विचारधारा आ जाती है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग इस संस्था से जुड़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? विकल्प ए है बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष, फलों व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। बाल श्रम के उन्मूलन का दिवस 2021 मनाया जा रहा है, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का दिवस और फलों और सब्जियों का दिवस भी यूएनओ के द्वारा मनाया जा रहा है। और इनके बनाने का उद्देश्य पता है, बाल श्रम का उन्मूलन करना और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत एक क्रिएटिविटी इकोनॉमी का बढ़ावा देना, और फलों व सब्जियों, क्योंकि कोविड के दौर में हमने देखा कि हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य जो है वो प्रायोरिटी बन गई है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया आहार का होना जरूरी है। इसीलिए तीनों दिवस जो है, तीनों वर्ष बनाए जा रहे हैं इन्हीं विषयों पर, इसको हमें याद रखना है। और 2023 भारत सरकार के प्रस्ताव पर 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोटे अनाज के वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। ये भारत सरकार की पहल पर यूएनओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में मारबर्ग वायरस, तो कोरोना वायरस के बाद हम सुन रहे हैं बहुत सारे वायरसों का नाम, उसी क्रम में मारबर्ग वायरस अखबारों की सुर्खियों में रहा। ये संबंधित है कोरोना वायरस से, इबोला वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से, या फिर कांगो वायरस से। तो इसका संबंध जो है इबोला वायरस से है। इबोला वायरस के ही परिवार का ये एक सदस्य है, एक मेंबर है मारबर्ग वायरस। और मारबर्ग वायरस को अभी अफ्रीका के गिनी में देखा गया। जो पहला मामला मिला है अफ्रीकी महाद्वीप के गिनी देश में, इबोला परिवार का वायरस है, ये बात हमें याद रखना है। पहली बार अफ्रीका के गिनी में इसका मामला मिला है। तो गिनी को आपने मैप में जरूर देखना है, मानचित्र में जरूर देखना है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में गिनी देश पड़ता है। और ये कैसे फैलता है? वायरस के फैलने का पैटर्न जो है वो कोविड की तरीके का ही है। ये सबसे पहले किन पशुओं से और स्पेशली चमगादड़ से मनुष्यों में, फिर मनुष्यों से मनुष्यों में इसका संक्रमण है। इसके लक्षण देखें तो हेमोरेजिक, तेज बुखार, तेज सिर दर्द और थकान इसके जो है लक्षण है।
और इसकी अभी तक कोई मेडिसिन, कोई दवा नहीं आई है। तो ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मारबर्ग वायरस। हाल ही में चर्चा में रहा 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है राज्यों को ओबीसी की लिस्ट सूची बनाने के अधिकार को देने से। संसद ने 127वां संविधान संशोधन लोकसभा से पारित हो गया है। खास बात इसमें यह है कि एक भी मत इस विधेयक के विपक्ष में नहीं पड़ा है, खिलाफ नहीं पड़ा है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। 385 मत जो है इसके सपोर्ट में पड़े, समर्थन में पड़े, और 0 मत यानी कि एक भी मत इसके खिलाफ में नहीं पड़े हैं। तो ये हम इसकी इस तरीके से जो हमारा चुनाव पैटर्न है या भारत की राजनीति है इसके को समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा विधेयक इंपॉर्टेंट होता है। बात करें हम 127वां संविधान संशोधन विधेयक की, तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि क्यों लाया गया 127वां संविधान संशोधन विधेयक। भारत सरकार के द्वारा 2018 में 102 संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इस विधेयक को लाने का उद्देश्य था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना या फिर ओबीसी का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना, श्रेणीवार करना। तो अनुच्छेद 342 ए, अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया 102 संविधान संशोधन के माध्यम से। और 338 बी बात करता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। क्या देना? संवैधानिक दर्जा देना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 342 के माध्यम से ये बात की गई कि संसद और राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो ओबीसी की लिस्ट को जारी कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। और इसी क्रम में, इसी संविधान संशोधन के क्रम में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 5 मई 2021 को। और ये फैसला इस संदर्भ में आया कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग का घोषित किया। तो एससी ने यह फैसला दिया कि 102 संविधान संशोधन ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो नोटिफिकेशन का अधिकार देता है वो केवल और केवल केंद्र को देता है, संसद को देता है। इसीलिए वो असंवैधानिक है। महाराष्ट्र सरकार का जो विधेयक लाया गया था मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने के लिए, तो उसके बाद सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार प्रेशर था, दबाव था, और उसी के बाद 127वां संविधान संशोधन आया। और इसके तहत अब राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की लिस्ट नोटिफाई कर सकता है, श्रेणी शामिल कर सकता है। और इसके समर्थन में एक पक्ष ये दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा, संघीय ढांचा जो है भारत का वो मजबूत होगा। जो एक थ्योरेटिकल पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, वो है कि संघीय ढांचा मजबूत होगा क्योंकि राज्य सरकार की भी इसमें भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण भी माना जा रहा है क्योंकि ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वोट बैंक की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द चलती है। और साथ ही साथ अगर हम आरक्षण के संदर्भ में बात करें, संदर्भ में बात करें तो इंदिरा साहनीवाद को याद रखना। हमने इंदिरा साहनीवाद 1992 में आया था। मंडल कमीशन की सिफारिश पर जब केंद्र सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, उसके बाद में इंदिरा साहनीवाद दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। और इंदिरा साहनीवाद को मंडल जजमेंट भी बोला जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताई, वो याद रखनी है। पहली बात ये बताई कि ओबीसी को आरक्षण जो दिया गया था उसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई, ओबीसी के आरक्षण को मान्यता दे दी गई। दूसरी बात कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। जातिगत जो आधार पर जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनीवाद में ये तय किया गया। और हम देखते हैं 103 संविधान संशोधन विधेयक आया, अभी 103 संविधान संशोधन विधेयक आया। और इस विधेयक के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10%
का आरक्षण दिया गया। तो 103 संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि जातिगत आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यों को अधिकार देगा ओबीसी में लिस्ट बनाने का। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मौद्रिक नीति निर्धारण की यह शीर्षस्थ संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। तो मौद्रिक नीति समिति जो है भारत में मौद्रिक नीति, जिसमें मुद्रा का प्रवाह देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है कि महंगाई कितनी है भारतवर्ष में, मुद्रास्फीति कितनी है, उन सब चीजों को देखा जाता है, उसे ही मौद्रिक नीति निर्धारण कहते हैं। तो मौद्रिक नीति निर्धारण का काम करती है भारत में मौद्रिक नीति समिति। और इस समिति में 6 मेंबर्स होते हैं। इस समिति में 6 मेंबर्स होते हैं और ये समिति 1 साल में 4 बैठकें कम से कम करती है पूरी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक ढांचा देखने के लिए। और 3 माह में ये प्रत्येक 3 माह में ये त्रैमासिक नीति बनाती है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है मौद्रिक नीति के संदर्भ में सत्य है। मौद्रिक नीति समिति की बात करें हम, 2016 में इसका गठन किया गया। कुल 6 मेंबर्स है इसमें, कुल 6 मेंबर्स हैं। आरबीआई से 3 मेंबर्स आते हैं, एक गवर्नर जनरल और बाकी अन्य गवर्नर आते हैं। और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अभी जो मौद्रिक नीति निर्धारित की गई है उसमें रेपो रेट 4% जस के तस रखा है, जितनी थी उतनी, कोई बदलाव नहीं किया गया है। और रिवर्स रेपो दर जो है वो 3.5% रखा गया है। और रेपो दर क्या होती है? रेपो दर होती है अल्पकालिक ब्याज दर। इसको सीधा सा याद रखना है, अल्पकालिक ब्याज दर। और अल्पकालिक ब्याज दर ये होती है जो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, आरबीआई से जिस ब्याज दर पर उधारी लेते हैं उसे बोलते हैं रेपो दर। जो रेपो दर है 4% रखी गई है। और रिवर्स रेपो दर होता है कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, आरबीआई को पैसा देते हैं जिस ब्याज दर पर, उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो दर। तो ये मौद्रिक नीति समिति की बात थी। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस, बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है? तो बायोफ्यूल दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल जो है महंगा होता जा रहा है। उस संदर्भ में बायोफ्यूल जो है एक विकल्प के तौर पर उभरा है। बायोफ्यूल जैव ईंधन की हम बात करें तो एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा है, जो माइक्रोबियल पौधे या पशु सामग्री से प्राप्त होता है। और इसके बेनिफिट देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है। तो इसी कारण ये पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। अगर इसका उत्पादन किया जाएगा तो क्रूड ऑयल भी सस्ता होगा और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ गन्ने के रस, जेट्रोफा, चुकंदर, मक्का, सोयाबीन, इन सब से बायोफ्यूल का प्रोडक्शन उत्पादन किया जा सकता है। तो बायोफ्यूल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और इसी कारण भारत सरकार बायोफ्यूल को लेकर बार-बार बातें कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस मिशन को भी हाल ही में लॉन्च किया है। इस योजना में 5 वर्ष की अवधि में 5 सालों में 11,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य है 2025-26 तक पाम तेल का घरेलू जो उत्पादन है 3 गुना बढ़ाकर कितना करना है? 11 लाख मीट्रिक टन करना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ए व बी दोनों कथन सत्य है। तो इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। पाम ऑयल, क्योंकि भारत जो है वो पाम ऑयल को ज्यादा आयात करता है, जैसे क्रूड ऑयल का ज्यादा आयात करता है। और सबसे ज्यादा जो आयात होता है हमारा पाम ऑयल का वह मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, और इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा जो है इन देशों से पाम ऑयल का आयात किया जाता है। तो भारत जो है आत्मनिर्भर अभियान योजना के तहत क्या हो रहा है, हर दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए हम अलग अलग तरीके से एक्शन ले रहे हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को शुरू किया गया है
पहली बात 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा और 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करना है ताकि भारत क्या है खाद्य ऑयल में आत्मनिर्भर बने और वो निर्यातक की भूमिका में आए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 में अभी जारी किए गए हैं। इस हिसाब से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है, चावल, गेहूं, दलहन या फिर तिलहन? तो अग्रिम जो चौथे अनुमान आए हैं उसमें चावल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन हुआ है। कुल मिलाकर हम बात करें तो खाद्य उत्पादन 308 मिलियन टन हुआ है, 308 मिलियन टन हुआ है। और इस 308 मिलियन टन में 122 मिलियन टन जो है 122 मिलियन टन जो है वो चावल है और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं 109 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन नए आंकड़ों के हिसाब से और दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन हुआ है। वृक्ष बंधन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वृक्ष बंधन परियोजना, ये परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है। इस परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 1100 जनजातीय महिलाएं रक्षाबंधन के लिए देसी पेड़ों के बीच से राखी बना रही है। तो सही कथनों का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है? विकल्प डी कहता है दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट 1 व 2 सही है। ये एक जनजातीय कार्य मंत्रालय का इनिशिएटिव पहल है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, औरंगाबाद में देसी पेड़ों के बीच से रक्षाबंधन के लिए जो राखी बनाई जाती है उसको बनाने का काम आदिवासी महिलाएं कर रही है। और इसमें एक बात याद रखना है, आर्ट ऑफ लिविंग की भी साझेदारी है। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी की जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसकी भी इस योजना में, इस परियोजना में साझेदारी है। हाल ही में वर्ष 2020-21-22 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता किस देश के चुनाव आयोग को दी गई है? तो ये एक संगठन है, फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता किस देश को दी गई है? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो अध्यक्षता दी गई है 2021-22 के लिए भूटान को दी गई है। और 2020-21 में जो अध्यक्ष था वो भारत था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे, इसके अध्यक्ष सुशील चंद्रा इसके अध्यक्ष थे। अब 2021-22 में भूटान को इसकी अध्यक्षता दी गई है। अभी 11वीं बैठक इसकी हुई थी, इस संगठन की 11वीं बैठक हुई थी। और ये संगठन फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया चुनाव निकायों का, जो दक्षिण एशिया के देश है उन देशों के जो चुनाव करवाने वाली संस्था होती है उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो चुनाव के मामलों में एक दूसरे देशों को सहयोग करते हैं। अभी 11वीं जो बैठक हुई थी उस बैठक में सार्क के सभी देश, पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश इसमें भागीदारी ली, वर्चुअल बैठक में भागीदारी ली। तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।